आइए अब देखते हैं विधान परिषद की स्थिति राज्य विधानमंडल में किस प्रकार से है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये होगा हमारा कि संख्या के विधान परिषद की संख्या यानी सदस्यों की संख्या राज्य के विधानमंडल में कितनी हो सकती है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राज्य के जो विधान परिषद की संख्या होगी सदस्यों की वो कितनी होगी, राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3। राज्य विधानसभा के कुल सदस्य जो हैं उनका 1/3 मेंबर ही इतनी संख्या में राज्य विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। दूसरा, मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम 40 यानी इससे नीचे नहीं होंगे, इतने तो होंगे ही होंगे राज्य विधान परिषद के सदस्य। इसके बाद बात करें सदस्यों का निर्वाचन। तो सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, तो पहले भी बता चुका हूं फिर बता रहा हूं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है, यानी इनको नॉमिनेट किया जाता है। और कैसे, यानी राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य होंगे कुल विधान परिषद के सदस्यों के। 1/12 सदस्य राज्यों के विश्वविद्यालयों से चुने जाएंगे जो प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। 1/12 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों की जो अध्यापन कार्य कर रहे थे स्कूलों में अध्यापकों को चुना जाता है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं जो अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं, ठीक है। उसके बाद में 1/6 सदस्य जो है राज्य के स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और राज्य विधान परिषद का निर्माण करते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि सदस्य निर्वाचन किस तरीके से होता है विधान परिषद का, तो किस तरीके से होता है, राज्य के नॉमिनेशन के द्वारा। समझ रहे, किसके द्वारा, नॉमिनेशन के द्वारा। तो अलग अलग लेके भी क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो आप एक एक पॉइंट आपने लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूं लिख लिया होगा ना, तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। पर अगर आप मेरी वीडियो सिर्फ ऐसे देख रहे हैं जैसे कि बस आरती चल रही है और भक्तिमय भावना का वातावरण बना हुआ है, तो भाई ऐसे तो नौकरी नहीं ले पाओगे आप लोग। अगर नौकरी लेनी है ना तो अपने आप को मजबूत कर लो, जितना आप मजबूत कर पाओगे ना अपना आप को, नौकरी लेना उतना ही आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं। दूसरा, अब अगला पॉइंट देखिए, कार्यकाल कि राज्य विधान जो परिषद होती है इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का। और राज्य के विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होंगे, रिटायर होते रहेंगे। समझ रहे, जैसे संसद में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं, इसी तरीके से राज्य के विधान परिषद में भी सदस्य रिटायर होते हैं। तो यानी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये निश्चित नहीं है, अगर विधान परिषद भंग हो जाए तो सभी सदस्य अपने कार्यकाल से वंचित हो जाएंगे। इसके बाद दल बदल, यानी राज्य के विधान परिषद में दल बदल पे अंतिम रूप से फैसला लेने का अधिकार किसका है। तो राज्य के विधान परिषद में अंतिम रूप से दल बदल पर फैसला लेने का अधिकार राज्य के सभापति का है। किसका है, राज्य के सभापति का। और मैं आपको बता दूं कि अगर राज्य के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष या राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष वो सभापति दल बदल पर अगर कोई भी फैसला देते हैं तो उस फैसले की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है। समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है दल बदल के आधार पर दिए गए फैसलों पर। बात करें सभापति और उपसभापति कौन होते हैं, कैसे चुनाव होता है इनका। तो राज्य के विधान परिषद में 2 सदस्य जो राज्य के विधान परिषद पे टॉप पर होते हैं, एक तो सभापति जो राज्य के विधान परिषद के कार्यवाही का संचालन करते हैं और एक उपसभापति जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। उपसभापति सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, बराबरी होते हैं। समझ रहे हैं। यानी जब सभापति उपस्थित नहीं होंगे तो सब उपसभापति सभापति के रूप में विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन करेंगे। इनका चुनाव कैसे होता है इन दोनों का, तो राज्य के विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही 2 सदस्यों को चुनते हैं, एक सभापति एक सभापति उपसभापति के रूप में। और दोनों सदस्य को चुनने के बाद में राज्यपाल उन दोनों को क्या करता है, शपथ दिला देते हैं और वो सभापति और उपसभापति नियुक्त हो जाते हैं। इसके बाद में धन विधेयक के संबंध में राज्य विधान परिषद की स्थिति क्या है, यानी धन विधेयक के संबंध में राज्य विधान परिषद की स्थिति 0 है।
यानी धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ राज्य की विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री यानी एक मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, और राज्य की विधान परिषद पे को धन विधेयक पर मत करने का अधिकार ही नहीं है। समझ रहे हैं? इसके बाद में स्थापना और विघटन। तो विधान परिषद की स्थापना किस प्रकार से करी जा सकती है, कौन कर सकता है, किसकी सिफारिश पर कर सकते हैं? तो लिख लीजिए कि राज्य की विधान परिषद की जो स्थापना है राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर, राज्य की विधान परिषद की स्थापना राज्य की विधान परिषद की सिफारिश पर संसद के द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट, संसद किसी भी राज्य में राज्य की विधान परिषद का गठन एक साधारण बहुमत के आधार पर कर सकती है। समझ रहे हैं? यानी किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करने के लिए संसद में संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक साधारण विधेयक पास करेंगे और वो क्या हो जाएगा, उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। दूसरा, विघटन। विघटन किस प्रकार होता है? सेम, यानी किसी भी राज्य की विधानसभा संसद से ये सिफारिश कर सकती है कि अभी फिलहाल में राज्य के अंदर विधान परिषद का कोई रूप नहीं है और कोई जरूरत नहीं है। तो संसद क्या काम करेगी, जो राज्य की विधान परिषद है उसका विघटन कर देगी। तो उसको बनाना और उसको खत्म करना, ये दोनों के दोनों अधिकार किसके पास में? संसद के पास में। और सिफारिश किसकी लगने वाली है? दोनों के दोनों में, राज्य की विधानसभा की। तो ये पॉइंट्स कवर। अब बात करते हैं इनकी। तो विधान परिषद की स्थिति, विधान परिषद की स्थिति दो तरीके से डिफाइन होती है। एक, जो राज्य की विधानसभा है उसके समान है, तो किन किन मामलों में राज्य की विधान परिषद राज्य विधानसभा के समान है। दूसरा, किन किन मामलों में राज्य की विधान परिषद राज्य विधानसभा के समान नहीं है। तो अब हम देखेंगे राज्य विधान परिषद की स्थिति किस प्रकार से संचालित होती है। आइए अब देखते हैं राज्य की विधान परिषद की राज्य की विधानसभा के समान स्थिति और विपरीत स्थिति किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य की विधान परिषद की जो स्थिति है वो राज्य की जो विधानसभा है उसके किस प्रकार से समान है। सबसे पहले साधारण विधेयक के मामले में, यानी साधारण विधेयक राज्य विधान परिषद या विधानसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है, परंतु अंतिम रूप से साधारण विधेयक को पास करने का जिम्मा किसका है? राज्य के विधानसभा का। परंतु राज्य के विधान परिषद किसी भी कारण से राज्य की विधानसभा जल्दबाजी में किसी भी विधेयक को पास ना कर दे, तो इस तरीके के कोई साधारण विधेयक अगर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास 4 महीने तक रोक सकती है, या राज्य की विधानसभा को ये अपने विचार दे सकती है कि इसमें आप संशोधन करें। ठीक है। इसके बाद बात करें अध्यादेश के मामले में, तो जब भी राज्य के अंदर राज्य की विधानसभा भंग हो या किसी कारण से उसका संचालन ना किया जा रहा हो और राज्य के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि उस समय कानून बनाना जरूरी है, तब राज्यपाल क्या काम करेंगे? राज्य के विधानसभा की मदद से अध्यादेश जारी कर देंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जिस तरीके से राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करते हैं, जब मंत्री परिषद का सत्र ना चल रहा हो, अगर मंत्री परिषद भंग हो चुकी हो, समझ रहे हैं, राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी हो, उस समय राज्य की जो कानूनी व्यवस्था है उसको संभालना है और कानून बनाना है, तो उस समय राज्य की विधान परिषद जो है राज्य की विधानसभा के बिल्कुल पैरेलल समान हो जाती है। तो अध्यादेश के मामले में बिल्कुल समान है। फिर सीएम का चयन, यानी राज्य के विधानमंडल में, यानी राज्य के विधानसभा में जो मुख्यमंत्री या अन्य कोई भी मंत्री किसी भी तरीके से राज्य की विधानसभा का अंग बन सकता है। यानी मंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जनता के द्वारा चुनकर ही आए या राज्य की विधानसभा का सदस्य ही मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में ऐसा कहीं लिखा या पढ़ा नहीं गया है। क्या लिखा गया, क्या और क्या पढ़ा गया है? यानी मंत्री या मुख्यमंत्री राज्य की विधान परिषद या राज्य की विधानसभा दोनों में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। समझ रहे हैं? इसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति जो 25 वर्ष से ऊपर की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो या उस राज्य का नागरिक हो जिस राज्य में उसको विधानसभा का सदस्य चुना जाना है,
तो बिना चुनाव के भी वो मुख्यमंत्री और मंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। शर्त यही है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदन की यानी विधानमंडल की सदस्यता हासिल करनी ही करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। या तो विधानसभा का सदस्य चुन लिया जाए 6 महीने के अंदर अंदर, या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुन लिया जाए, तो वो अपने पद पर सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। समझ रहे हैं? तो ये एक शक्ति हो गई। दूसरा, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करना। यानी वित्त आयोग की रिपोर्ट आए, उसके बाद में जो राज्य लोक सेवा आयोग है अगर वो कोई रिपोर्ट पेश करे, या CAG जो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, तो इन तीनों की रिपोर्ट पर राज्य की विधान परिषद राज्य की विधानसभा के बराबर अधिकार रखती है। यानी चर्चा करने का अधिकार राज्य की विधान परिषद को भी उतना ही है जितना राज्य की विधानसभा को है। तो ये तो था राज्य की विधान परिषद जो विधानसभा के समान अधिकार रखती है। ये है राज्य की विधान परिषद और राज्य के विपरीत अधिकार रखती है। कैसे? पहला पॉइंट है वित्त व धन विधेयक के संबंध में। यानी राज्य के विधानमंडल में जो वित्त विधेयक है या जो धन विधेयक है, ये कहाँ पेश किया जा सकता है अंतिम रूप से? तो राज्य में वित्त विधेयक या धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ राज्य के विधानसभा, राज्य विधानमंडल के सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। यानी किसी भी रूप में वित्त विधेयक और धन विधेयक पर चर्चा करने का अधिकार राज्य के विधान परिषद को नहीं है। परंतु एक मामले में वित्त विधेयक पर 14 दिन का समय ले सकती है राज्य की विधान परिषद। धन विधेयक के मामले में 1 घंटा भी नहीं लेगी। समझ रहे हैं आप लोग? अगला, बजट पर अनुदान की मांग। यानी हर साल जब बजट पेश किया जाता है तो बजट पर बहस करने का अधिकार तो है राज्य की विधान परिषद को, बहस कर सकती है कि सरकार के क्या क्या कार्य हैं, बजट में कौन कौन सी नीतियां लागू की गई हैं। परंतु जब अनुदान की मांग करनी जाएगी, अनुदान की मांग यानी पैसे की मांग करी जाती है कि पूरी साल भाई सरकार चलानी है तो पैसा चाहिए, तो पैसा की मांग या अनुदान की मांग पर कोई भी अपना विचार, बहस या मत का प्रयोग राज्य की विधान परिषद नहीं कर सकती। इसके बाद में राष्ट्रपति व राज्यसभा चुनाव में भाग नहीं लेना। यानी राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, यानी इन दोनों स्थितियों में राज्य की विधान परिषद का जो रोल है वो क्या है? 0। आप लोगों ने राष्ट्रपति को चुनाव के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइए पॉलिटी की, और वहां पर आपको राष्ट्रपति का टॉपिक मिल जाएगा। वहां से राष्ट्रपति की कार्यशैली, उसकी स्थिति, उसका चुनाव सब कुछ पढ़िए। उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से राज्य की विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। उसके बाद में राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, तो यहाँ पर भी राज्य की विधान परिषद का जो रोल है बिल्कुल 0 है। यानी राज्य के विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा के चुनाव में, उसके व्यक्तियों के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। इसके बाद में गठन व विसमांगी। ये क्या है गठन विसमांगी? यानी राज्यसभा का जो गठन है किस तरीके से किया जाता है? यानी विधानसभा की सिफारिश पर संसद करती है, ठीक है। और दूसरा विसमांगी कैसे? विसमांगी का मतलब राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये निर्वाचित भी होते हैं और नॉमिनेट भी होते हैं। निर्वाचित यानी 1/6 सदस्यों को राज्य के विधानसभा से कहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। कहाँ निर्वाचित किया जाता है? राज्य के विधान परिषद में, और वो 1/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा वो सदस्य जो नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, स्थानीय निकायों से, यूनिवर्सिटीज से, या फिर अलग विश्वविद्यालयों से, या फिर राज्यपाल कुछ ऐसे व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं 1/6 सदस्य जो सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यों में प्रसिद्धि हासिल की हुई उन्होंने। तो गठन का जो या नॉमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो विसमांगी है, यानी समान नहीं है। और समान नहीं है तो स्थिति भी कठोर नहीं हो पाती है किसी भी कारण से। इसके बाद बात करें आलोचक सफेद हाथी कहते हैं। कुछ आलोचक ऐसे हैं जो राज्य की विधान परिषद है इसको क्या बोलते हैं? ए व्हाइट एलिफेंट। ये आपका एक ईडियम फ्रेज भी है, व्हाइट एलिफेंट, यानी दिखने में पावरफुल, काफी बड़ा और काफी महंगा साबित होता है, ठीक है, देखने में ऐसा लगता है। परंतु अगर यूज की बात करें तो बेकार, कुछ भी नहीं।
तो ये होता है व्हाइट एलिफेंट, यानी सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो ये तो थी राज्य के विधान परिषद की, विधानसभा की समान स्थिति और विधान परिषद के विपरीत स्थिति। अब अंतिम में पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार कौन कौन से हैं। विशेष अधिकार यानी राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, तो सदस्यों के सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से क्या क्या अधिकार है वो पढ़ते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए अब अंत में देखते हैं राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार। तो राज्य विधानमंडल के जो विशेष अधिकार है दो रूपों में बांटे गए हैं, दो भागों में हम देख सकते हैं। पहला अधिकार है सामूहिक रूप से और दूसरा मिलेगा आपको व्यक्तिगत रूप से। तो सामूहिक रूप की अगर मैं बात करूं, सामूहिक रूप के अधिकार किस किस प्रकार से हैं, तो पहला पॉइंट है अपनी कार्यवाही वाद विवादों का प्रकाशन का अधिकार। यानी राज्य के विधानमंडल जो है उसको यह अधिकार है कि उसके अंदर जो कार्यवाही चल रही है या कुछ भी ऐसा वाद विवाद हुआ है तो उसका प्रकाशन बाहर किया जाए, उसका संचालन बाहर किया जाए, मीडिया को अंदर लाया जाए या ना लाया जाए, इसका सारा अधिकार किसके पास में है? राज्य के विधानमंडल के पास में। समझ रहे हैं? इसके बाद में गुप्त बैठक का अधिकार, यानी अगर राज्य के विधानमंडल को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मामला है जिसपे सीमित रूप से सीमित सदस्यों को बुलाकर बैठक करी जा सकती है, तो जो एक तरीके से मान लीजिए मेहमान कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो राज्य की विधानमंडल में बैठक में हिस्सा लेते हैं, तो उनको वो बाहर कर सकती है कुछ विशेष मामलों में। इसके बाद प्रक्रिया व संचालन में नियम बनाना। तो राज्य विधानमंडल का विशेष रूप से यह अधिकार है, सामूहिक अधिकार, कि उसके अंदर जो भी प्रक्रिया चलेगी, जो भी कार्य संचालन के रूप में जो कार्य होंगे, तो उसके अंतिम रूप से नियम बनाना, उसके कार्य का संचालन करना अंतिम रूप से किसका अधिकार है? राज्य की विधानमंडल का अधिकार है। यानी विधानमंडल अपने कार्यों को लेकर, अपनी प्रक्रियाओं को लेकर, अपने नियमों को लेकर क्या कर सकती है? कानून का निर्माण कर सकती है, प्रक्रिया संचालन कर सकती है। इसके बाद में अवमानना के लिए दंड देना। आप सोच रहे होंगे अवमानना के लिए दंड देना तो भाई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का काम है, बिल्कुल है, पर यह सिर्फ जब विधानमंडल से बाहर हो तब। यानी विधानमंडल के अंदर अगर कोई सदस्य विधानमंडल की गरिमा को भंग करता है, उसके द्वारा बनाए गए नियम तोड़ता है, समझ रहे हैं, तो वो होता है उसकी अवमानना करना। और विधानमंडल की अवमानना करने पर उसके सदस्यों को अंतिम रूप से सजा देने का अधिकार किसका है? उस राज्य के विधानमंडल का। जिस तरह से संसद में सदस्यों को संसद अवमानना करने पर दंड दे सकती है, उसी तरीके से राज्य के विधानमंडल के सदस्य अगर उसकी अवमानना करते हैं तो उस पर दंड देने का अधिकार किसका है? राज्य की विधानमंडल का, ना कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। इसके बाद में पीठासीन की अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं। यानी राज्य विधानसभा या राज्य की विधान परिषद में कार्यवाही का संचालन चल रहा है और उस समय अगर किसी भी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में लिया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में तभी लिया जा सकता है जब उस सदन का पीठासीन अधिकारी इस चीज की अनुमति दे दे। मान के चलिए कोई सदस्य बाहर से मर्डर करके आ गया और आने के बाद में सदन में आके बैठ गया, तो सदन में आने के बाद कार्यवाही में हिस्सा ले रहा है वो, और पुलिस आ जाए पीछे से, सिंघम आ जाए, अजय देवगन सिंघम, और आके बोले भाई इसको मुझे गिरफ्तार करना है। अब पीठासीन अधिकारी बैठे हैं अमरीश पुरी। अब अमरीश पुरी तो अमरीश पुरी है, जा नहीं देता हूं तुझे अनुमति, नहीं करेगा तू। तो अब सिंघम साहब क्या करेंगे? अब उनकी इतनी पावर ही नहीं है कि वो पीठासीन अधिकारी के फैसले का विरोध कर पाए, तो बेचारे क्या करेंगे? चुप बैठ जाएंगे, ठीक है सर आपकी मर्जी है, आप आज्ञा देंगे तो हम ले जाएंगे इन्हें। यानी जब तक पीठासीन अधिकारी ना चाहे, जब तक गिरफ्तारी किसी भी सदस्य की नहीं हो सकती है। तो ये है सामूहिक उत्तरदायित्व। बात करें व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों की, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में पहला ही पॉइंट है आपका, सदन कार्यवाही के 40 दिन पहले व 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं होगी। यानी अगर सदन की कार्यवाही स्टार्ट होने वाली है और कोई भी व्यक्ति उस सदन का सदस्य है और वो किसी भी कारण से मारपीट लड़ाई झगड़ा कर लेता है या कुछ भी ऐसा मामला जो सिविल कोर्ट के दायरे में आता है, तो उसके ऊपर सदन की कार्रवाई के स्टार्ट होने से 40 दिन पहले और कार्रवाई स्टार्ट होने के 40 दिन बाद, यानी 80 दिन समझ रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा का समय होता है,
तो 2 महीने के ज़्यादा समय तक यानी 80 दिन तक उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप सोच रहे हैं आप इससे अच्छा तो बन ही जाते हैं राज्य विधानसभा के सदस्य, तो बन जाइए, क्या दिक्कत है। 25 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी, और विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 साल की होनी चाहिए, तो बन जाइए नेता। नेता बनना आसान है भारत में, सरकारी नौकर बनना बड़ा मुश्किल है। इतनी इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, इतनी इतनी, ठीक है। एक छोटा सा MTS या क्लर्क बनना है तो उसके लिए भी इतनी किताबें पढ़नी पड़ती है, लगभग 2 साल 3 साल की मेहनत चाहिए। कभी कभी तो लोगों को 5-5 साल 10-10 साल भी लग जाते हैं क्लर्क बनने में। तो नेता बनना आसान है, बन जाइए नेता, ठीक है। पर अभी ये जो पढ़ाई हो रही है नेता बनने के लिए नहीं हो रही है, ये पढ़ाई हो रही है आपको सरकारी नौकर बनाने की। तो आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो उस हिसाब से इसको पढ़िए। अगला, यानी केवल सिविल मामलों में, यानी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करके आ जाए, चाकू घोंप के आ जाए, ठीक है, ले आज तुझे मार के आ जाता हूँ और फिर जा रहा हूँ मैं अपने सदन में, देखा मेरा क्या बिगड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोच के जा रहा है तो क्या होगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बचाव किन मामलों में, सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बोलने की स्वतंत्रता। यानी भारत में देखो, भारत में आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता देता है, और प्रेस का भी ये अधिकार है, तभी तो प्रेस कहीं भी माइक लेके किसी के मुंह में घुसा देती है ले जाके। तो यानी स्वतंत्रता में बोलने का अधिकार, यानी सदन के अंदर सदन का कोई भी सदस्य सदन के किसी भी मामले पर बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, और उसके द्वारा रखे गए किसी भी विचार पर न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है, या उसके दिए गए कोई भी भाषण पर विचार नहीं कर सकता है। तो विचार करने, न्यायिक समीक्षा या फैसला देने का अंतिम अधिकार किसका है, सदन के पीठासीन अधिकारी का, ठीक है। सजा देनी है, कुछ भी देना है, बयान बदलना है, प्रकाशित करना है, नहीं करना है, सारा का सारा अधिकार पीठासीन अधिकारी का होता है, यानी न्यायालय का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। अब बोलने की स्वतंत्रता 2 तरीके से हो गई है, समझ रहे हैं। इसके बाद में न्यायिक सेवा से मुक्ति। न्यायिक सेवा से मुक्ति यानी न्यायिक सेवा से मुक्त, यानी राज्य के किसी भी राज्य विधानमंडल है उसके सदस्य हैं। अब विधानमंडल के सदस्य कोई भी ऐसा कार्य करते हैं विधानमंडल के अंदर, तो जो न्यायिक सेवा है, न्यायिक सेवा यानी न्यायालय के द्वारा किए गई कोई भी कार्रवाई, तो उन सबसे उनको मुक्ति प्राप्त है। यानी जब तक वो विधानमंडल के चार दीवारी के अंदर है, जब तक न्यायिक क्षेत्र यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पावर उन पर लागू नहीं होगी। जैसे ही वो बाहर आएंगे, हाँ फिर लागू हो सकती है, पर जब तक अंदर है और कोई भी ऐसा भाषण दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तब तक नहीं बात बनेगी। तो ये तो था व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यानी व्यक्तिगत विशेष अधिकार, ये था सामूहिक विशेष अधिकार। तो ये पूरी वीडियो थी राज्य के विधानमंडल से संबंधित यानी स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आपको स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है, समझना है, तो आप ये वीडियो तो देखें। इसके अलावा आप बुक में जाइए और संविधान का भाग 6 खोलिए, ठीक है। संविधान का भाग 6 पॉलिटी आप पढ़ेंगे, पॉलिटी के अंदर भाग 6 होगा, और भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212, अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही, उसका संचालन, उसकी स्वतंत्रता, उसके व्यक्तित्व अधिकार, उसके सामूहिक अधिकार, सब कुछ बताया गया है एक एक आर्टिकल में। तो इन आर्टिकल के बारे में समझ लीजिएगा। नहीं भी समझना है तो राज्य विधानमंडल से क्वेश्चन कहाँ से क्या बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताई दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो भाई एक काम कर लिया करो, इसको वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दूसरों को, ताकि आपके अलावा भी दूसरों को भला हो सके। समझ रहे हैं? धन्यवाद।